हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं, आज हमारा जो हिंदी ए है आपके पास, उसमें हम भारतेंदु का अंधेर नगरी जो है वो करने वाले हैं। तो अंधेर नगरी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एग्ज़ाम हो रही हो या फिर सोल में SOL के, ये जो रेगुलर नहीं होते हैं बच्चों के स्टूडेंट के, तो उनमें एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अंधेर नगरी का कोई भी क्वेश्चन आता है, उसे आप बहुत अच्छे से करके आ सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद हम इसमें केवल ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसके साथ साथ अंधेरी नगरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अंधेरी नगरी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, किसने लिखी है? भारतेंदु के द्वारा रचित है अंधेरी नगरी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमने अंधेरी नगरी के साथ साथ हमने जो इसकी प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दी है, हिंदी ए की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। हमने उसमें और भी जो चैप्टर्स हैं आपके वो कवर करवाए हैं, यूनिट 2 के मोस्टली चैप्टर्स कवर करवाए हैं, और भी चैप्टर्स हैं आपके, तो उसे जाकर आप देख सकते हो। जैसे जुलूस हो गया आपका चैप्टर, वो कंप्लीट करवाया है, इसी टाइप से और भी है। तो देखिए, आपका मेनली क्वेश्चन जो है भारतेंदु को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है अंधेरी नगरी को लेकर, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अंधेरी नगरी है उसकी प्रासंगिकता जो है अभी भी वर्तमान में विद्यमान है या नहीं है। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि वर्तमान में जो भारतेंदु ने अंधेरी नगरी में जो चीज़ बतानी चाहिए है, वो सारी की सारी समस्याएं जो हैं वर्तमान में मौजूद हैं या नहीं हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, भारतेंदु ने जो अंधेरी नगरी है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, और इसके साथ साथ जो राजतंत्र या फिर जो भी हमारा शासन होता है उसके द्वारा किस तरीके से जो धोखाधड़ी करते हैं वो लोगों के साथ धोखेबाजी दिखाई गई है, जनता के साथ किस तरीके से वो छल कपट करते हैं ये चीज़ दिखाई गई है। इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर जो दृष्टि रही है वो दिखाई गई है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसे अभी हम देखने वाले हैं। तो आंसर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको भूमिका जो है लिखनी होती है। भूमिका नहीं लिखते हो इससे आपके मार्क्स कट होते, चाहे भूमिका 4 आप लाइन की लिखो चाहे 2 लाइन की लिखो। ठीक है, तो भूमिका लिखनी पड़ेगी आपको। और इसके साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने पेज का आंसर अटैम्प्ट करके आना चाहिए आपको अपने एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछना होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और बिल्कुल सही बताऊंगी। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हमारा भूमिका होती है, फिर हमें जो मेन आंसर होता है वो लिखना पड़ता है अपना पूरा, उसके बाद कंक्लूजन लिखना होता है। तो भूमिका में आपको क्या बताना भारतेंदु की, देखिए, व्यक्ति का मूल जो स्वभाव है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं हर युग में एक जैसी रही हैं। सतयुग की बात करें तो सतयुग में भी वैसी ही रही हैं, सतयुग में भी कलयुग स्वभाव था और कलयुग में भी सतयुग स्वभाव हम देख सकते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति है उसका जो मूल स्वभाव है वो वही का वही रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर हम कलयुग की बात करें, वर्तमान में कलयुग चल रहा है। अच्छे बुरे लोग को अगर देखिए तो संख्यात्मक तौर पर अच्छे बुरे लोग का जो अनुपात है कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, यही तो रहता है हमारा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होगा कि पर हर जो भी हैं उसके अंतर्गत किसी भी युग में जो है आधार जो है एक रहा है। और साहित्य जो होता है, हर चीज़ आपको पता है, जहाँ तक साहित्य को कहा जाता है, आप ये लाइन भी जो है किसी भी कहानी में इंक्लूड कर सकते हो, किसी भी साहित्य में इंक्लूड कर सकते हो कि जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है। और ये बात कहीं ना कहीं सही है, समाज में जो भी घटित होता है वही जो है साहित्य में निखारा जाता है। जैसे कि प्रेमचंद को लेकर चले, चाहे भारतेंदु को लेकर चले, आसपास की घटनाओं को, समस्याओं को ही वो क्या करते थे, अपने साहित्य में रचित करते थे, जिससे लोगों का ध्यान उस पर जा सके। तो साहित्य दूसरे समय या स्थान के लिए अनुपयोगी हो। साहित्य तो कालजयी होता है, यानी कि जो काल जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, समय चेंज होता रहता है, पर साहित्य जो है आगे तक चलता रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो परिवर्तन है वो नहीं आता है, सालों साल बीतते हैं पर हमारा समाज वहीं का वहीं ठहरा हुआ हमें नज़र आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ अच्छी अच्छी जो लाइनें होती है वो भूमिकाओं में लिखनी होती है, जिससे आपका आंसर जो होता है अच्छा हो जाता है। इसके बाद आप बताएंगे कि राजनीतिक परिस्थितियाँ अवश्य ही बदली हैं, इस कारण कुछ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आधार परिवर्तित हुए हैं।
लेकिन शेष सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इसलिए कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी पूर्ण रूप से क्या है, समकालीन संदर्भ में प्रासंगिक है। तो ये इसकी भूमिका हो गई है। अब इसके बाद देखते हैं किस तरीके से प्रासंगिक है। कौन कौन सी समस्याएं जो अंधेर नगरी में उठाई गई हैं वही समस्याएं जो है इसमें हैं। अगर आपसे अंधेर नगरी की मूल संवेदना पूछी जाती है तभी भी आप यही आंसर लिख के आएंगे तो ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात राजनीतिक तौर पर देखिए, क्योंकि उसमें अंधेरी नगरी में हर समस्याएं दिखाई गई है। राजनीतिक तौर पर भी दिखाया गया है, स्त्री को लेकर भी दिखाया गया है, जैसे मैंने आपको कहा धोखाधड़ी को लेकर भी दिखाया गया, समाज की और भी बहुत सारी जो समस्याएं वो दिखाई गई है। सबसे पहले हम अपना जो है राजनीतिक रूप देखते हैं कि राजनीतिक रूप से देखिए तो भारतेंदु ने चौपट राजा के माध्यम से क्या है, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है राजनीति में जो अधूरा जो दृष्टि है वो और कौशलहीनता जो है वो दिखाई गई है कि एक जो चौपट राजा है वो कैसे राजा बन जाता है और जो भ्रष्ट रास्ता है वो अपनाता है और उसके अंदर कोई कुशलता भी नहीं होती है। तो ये चीज़ हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। बहुत बार ऐसे जो हमारे चाहे अभी विद्यमान में लोकतंत्र जो है बहुत सारे देशों में है, परंतु फिर भी हम क्या देख सकते हैं, लोकतंत्र होने के बाद भी कई बार ऐसे जो होते हैं धोखाधड़ी से या फिर किसी भी तरीके से जो होते हैं जो योग्य नहीं होते हैं वो भी शासन व्यवस्था में आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है पूरी नगरी होती है वो चौपट हो जाती है। आप देखिए वर्तमान संदर्भ में भी देखिए तो राजनीतिक या फिर सरकारी वर्ग को देखिए हम तो उसके जो अधिकारी हैं, आपने देखा होगा आप किसी भी सरकारी बैंक में जाते हैं तो कितनी ज़्यादा लाइनों में हमें बार बार घुमाया जाता है। फिर किसी भी काम के लिए कहीं पर भी सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं तो हमें जो है बार बार घुमाया ही जाता है। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे जो इतिहासकार रहे हैं, जो हमारे साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने इस पर चर्चा की है, ठीक है। तो जो सरकारी वर्ग के अधिकारी और उच्च पदों पर जो आसीन मठाधीश हैं इसी वर्ग से संबंधित है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कुशल नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार को अपनाते हैं वो, ठीक है। उनके द्वारा किए गए जो मूर्खतापूर्ण जो कार्य हैं वो गुमराह जनता के लिए आदर्श बन जाते हैं। यानी कि जो जनता जिसे नहीं पता है कि ये जो काम हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, हमारे लिए ठीक नहीं है, बल्कि जनता की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे शासन व्यवस्था में कोई भी शासक हो, वो ये दिखाता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, चाहे वह धोखाधड़ी के द्वारा ही कर रहा हो या फिर जनता की आंखों पे धूल झोंक रहा हो, ठीक है। इस तरीके से और इसके बाद अगर हम देखें जनता के किसी भी छोटे से लेकर अगर हम मूर्खतापूर्ण भरी जो स्वीकृति है, क्योंकि जनता जो करती है वो मूर्खतापूर्ण जब स्वीकृति किसी को दे देती है, किसी भी शासक को, यानी कि अंधाधुंध विश्वास करना शुरू कर देती है अपने शासक से, जो भी उसका शासक होता है उस पर, तो वो क्या होता है, वो शासक क्या बनकर बैठ जाता है, वो सोचता है कि वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, श्रेष्ठ है, ठीक है, और जो पथ प्रदर्शक मानने लगते हैं उसे। तो ये जो चीज़ होती है ये गलती होती है जनता की। ये भी चीज़ जो है भारतेंदु ने निखारी है इसके अंतर्गत। राजनीतिकों की जो चाल होती है बेईमानी होती है, जो झूठ के कारण जो बेईमान लोग हैं वो ऊंची ऊंची जो पदवियां हैं वो हासिल करके बैठ जाते हैं। जैसे कि हमने अभी भी देखा है कि बहुत समय पहले या फिर अभी भी अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार इतने हद तक फैल गया है कि सरकारी अधिकारी के जो अंडर में जो भी उनके नीचे पदों पर लगे होते हैं वो उनके खुद के रिश्तेदार भी हो जाते हैं। तो ऐसा जो है हमें देखने को मिलता है। और भारतेंदु और इसके साथ साथ जो और भी हमारे ऐसे बहुत सारे रहे हैं जिन्होंने इसके मामले में कहा है। अगर आपने भोलानाथ जो अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको पता होगा कि भोलानाथ में भी यही चीज़ दिखाई गई है। तो उसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप ये नहीं सोचना कि अंधेरी नगरी तो केवल अंधेरी नगरी का लिखें, आप किसी और कहानी का एग्जाम्पल भी किसी आंसर में अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसे लगे कि आपको नॉलेज जो है, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो रिलेट करके लिखना चाहिए क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। अब देखिए इसमें जो धोखेबाज हैं, जो दुष्ट हैं, यदि राजगद्दी पर बैठने वाले जो मूर्ख हो और जनता पर उनकी मूर्खता का प्रभाव पड़ना आवश्यक है। तो इसको लेकर कुछ ये लाइनें जो हैं यहाँ पर बताई गई है। तो देखते हैं हम इन पंक्तियों को। वैश्य जेरू एक समान, बकरी गऊ एक करी जान। यानी कि जो वैश्य है, जो जेरू है, जो बकरी है, वो सारी की सारी एक समान है, एक टके सेर है। तो इसका मतलब है टके उस टाइम पर यूनिट रही होगी कुछ बेचने की। तो इसका मतलब है कि चाहे बकरी लो चाहे आप जो है वैश्य लो, उन सब का रेट कितना है, एक ही जैसा है। तो ये जो है इसलिए इसे अंधेरी नगरी कहा जाता है, ठीक है। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट समय अंतर छलधारी, सोई राज समा भल भारी,
साच कहे तो पनही खावे, झूठे बहु विधि पद पावे। यानी कि जो सच कहता है वो तो क्या है, उसे दंड मिलता है, और जो झूठ कहता है उसे पदवी दी जाती है। ऐसी होती है अंधेर नगरी, ठीक है। और चौपट राजा, यानी कि जो चौपट राजा होता है वो बिल्कुल चौपट कर देता है उसे, इसलिए इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने एक समस्या देख ली राजनीति में, अब हम देखेंगे समाज की जो दूसरी समस्या है। अब हम देखें किस तरीके से जो नारी है, नारी की स्थिति समाज में उस टाइम पर भी वैसी रही थी जब अंधेर नगरी की रचना की गई थी भारतेंदु के द्वारा, और वर्तमान में भी ऐसी ही है। देखिए, नारी की स्थिति वैसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें किसी की जो साहित्य वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी हमें जो है इसकी व्याख्या करनी तो पड़ेगी। अब देखिए, नारी की जो स्थिति है भारतेंदु के समय भी उसी तरीके की थी, वर्तमान में भी है। समाज में जो आवारा और बदचलन जो लोग होते हैं वो युवतियों पर बुरी बुरी दृष्टि डालते हैं, पैसे और शक्ति के जाल में उन्हें फंसा देते हैं, यानी कि युवतियों को फंसा देते हैं। कुछ तो युवतियाँ होती हैं वो भी थोड़ी थोड़ी कुछ ख़राब होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ युवतियाँ जो होती हैं वो क्या करती है, मोह जाल में युवकों को फंसाती हैं। अब भी बिल्कुल वही स्थिति है जो भारतेंदु के समय में थी। भारतेंदु के समय में ये स्थिति हमने ऊपर देखी, वही स्थिति वर्तमान में भी है। और आप अगर अच्छे से आंसर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप बीच बीच में जो हैं अपनी या तो कहानियाँ हैं या उपन्यास हैं तो उनकी लाइनें आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। कम से कम एक आंसर में 2 बार ही आपको जो है उसकी बीच की लाइनें लिखनी चाहिए, तभी आंसर परफेक्ट होता है। अब देखिए, जैसे कि ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मछलियाँ 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोवन। यानी कि मछली जो है वो तो 1 टके की है, पर लाख टके के क्या है, यौवन जो है लाख टके में बिक रहा है। गाहक सब ललचाए, नैनन मछलियाँ रूप जाल में, देखुत ही फंस जाए। बिनु पानी मछली सो बिया, मिले बिना अकुलाए। तो इस तरीके से जो है आप बताएंगे। फिर इसके बाद देखिए, पुरुष प्रधान समाज रहा है उस टाइम पर भी और अभी भी जो है पुरुष प्रधान समाज में नारी का जो स्थान है वो उच्च नहीं है था। वैश्यवृत्ति का बोलबाला था। घासी राम चने जोर गरम बेचता हुआ बहुत सहजता से उस समय की प्रसिद्धि वैश्यों के नाम लेता है। यानी कि घासी राम जो है वो चने को बेच रहा है, और चने को बेचने के लिए, जैसे कि अभी वर्तमान में आप देखते हैं कि जो सब्जी वाले होते हैं या फिर कोई भी जो इस तरीके से सामान बेचते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एक जो है लय बना लेते हैं, एक कविता बना लेते हैं बेचने के लिए। तो इसी तरीके से घासी राम भी क्या कर रहे हैं, चने को बेचने के लिए किस तरीके से जो वैश्य है उनके नामों का प्रयोग कर रहे हैं वो दिखाया गया अंधेर नगरी में। तो ये देख सकते हैं और आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब देखिए, चना खाए तो की मैना, यानी कि चना कौन खाता है, तो की मैना खाती है। बोले अच्छा बना चबेना, और बोलती है कि चना क्या है, बहुत अच्छा बना है। चना खाए गाफुस मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनी। तो ये जो है इस तरीके से जो है ये जो चने बेचने के लिए इस तरीके से जो युवतियाँ हैं उनके नाम ले रहा है, वैश्य के नाम ले रहा है चना बेचने के लिए, ठीक है। आज तो इस तरह के क्षेत्र में समाज की जो स्थिति और भी विकृत हो गई है, अगर हम देखें तब भी नारियाँ पुरुषों के समाज का व्यापार थी, और अब भी, यानी कि नारियों का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जा रहा है, व्यापार के लिए किया जा रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, और वर्तमान में भी ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो अंधेर नगरी भारतेंदु ने अधिकारियों की जो लूट मार है उसका वर्णन भी किया है अंधेर नगरी में, जो वर्तमान में भी प्रचलित है, और वे जनता को बिना किसी कारण तंग करते हैं। यानी कि जो अधिकारी हैं जो लूट मार करते हैं और जनता को तंग करते हैं, उसको लेकर भी जो है भारतेंदु ने अंधेर नगरी में उसकी चर्चा की है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से उसकी चर्चा की है। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। यहाँ पर जो है चूरन बेचने वाला क्या कह रहा है, चूरन अमले, जो चूरन है वो अगर जो भी खाता है वो क्या करता है, वो तुरंत ही क्या कर लेता है, रिश्वत को पचा लेता है, यानी कि डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि उस टाइम पर रिश्वत कितनी ज़्यादा रही होगी अंधेर नगरी के समय। और वर्तमान में देखिए तो रिश्वत के बिना काम होना स्वाभाविक संभव भी नहीं कहा जा सकता है अगर देखा जाए तो।
अब आगे देखिए, इसी प्रकार वर्तमान में भी हमारा युग जो है रिश्वतखोरी से पूरी तरह ग्रस्त हो चुका है। बिना रिश्वत के कहीं कोई काम नहीं होता। सरकारी कर्मचारी तब भी बेईमान थे और अब भी वैसे के वैसे ही हैं। भारतेंदु द्वारा जिस तरह का समाज चित्रित किया गया है वैसा ही समाज अब भी है, उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है, बल्कि कुछ बिगड़ हो और भी गया। यानी जो उस टाइम पर अंधेरी नगरी के समय में जो चीज़ें थी उससे कहीं ज़्यादा आगे पहुंच चुका है अब का समाज उस गलत काम को करने में। ठीक है, अब अगर हम देखें अंधेरी नगरी में धर्म को लेकर भी बताया गया है कि अंधेरी नगरी में जो धर्म है उसका जो नाम है, धर्म के नाम पर क्या किया जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले जो जनता के शोषण है उसको दिखाया गया है। साथ साथ में जैसे ब्राह्मण जो हैं वो शोषण करते थे पहले, वो चीज़ दिखाई गई। साथ साथ में जो आडंबर है, आडंबरों का वर्णन किया गया है भारतेंदु के द्वारा। वे धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म की भी जो व्यापार है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं यानी कि जो धर्म अपने कंट्रोल में रखते हैं वो क्या करते हैं, धर्म के नाम पर व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। वे पैसे ले देकर किसी भी धर्म का परिवर्तन करवा सकते हैं और इसके लिए वो हमेशा तैयार ही रहते हैं परिवर्तन करवाने के लिए। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारा देखा गया है कि अगर पहले तो बहुत ज़्यादा था, कुछ साल पहले बसों में भी जो है धर्म का प्रचार करने के लिए और जो पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जो चीज़ें चलती थी वो चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, अब अगर हम देखो ये जो है ये अंधेरी नगरी में वर्णन किया गया है किस तरीके से धर्म का परिवर्तन अंधेरी नगरी के समय करवाया जाता था। यहाँ भारतेंदु जी कहते हैं, जात ले जात, टेक से जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था कर दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन। तो ये दिखाया गया है कि भारतेंदु के द्वारा बताया गया कि उस टाइम पर क्या होता था, धर्म जो है बेचा जाता था, खरीदा जाता था, एक व्यापार की वस्तु बनाकर रख दिया गया था धर्म को। ठीक है, तो टके के वास्ते यानी कि कुछ पैसों के लिए, टके जो है उस टाइम पे पैसे कुछ रहे उनके, तो टके के वास्ते क्या करते थे लोग, अपना धर्म परिवर्तन करते थे। तो ये चीज़ ब्राह्मण जो है वो धोबी बनने के लिए तैयार है, धोबी जो है ब्राह्मण बनने के लिए तैयार है। इस तरीके से टके के वास्ते वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार थे। तो ये चीज़ दिखाई गई है भारतेंदु के द्वारा और वर्तमान में भी ऐसी स्थिति हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे अपना। देखिए वर्तमान में विभिन्न जो धर्मलंबी विलंबी हैं यानी कि जो धर्म रखते हैं वे अपने अपने ढंग से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, समाज में अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। धर्म का रास्ता उनके लिए व्यापार का रास्ता बन गया है, उनका काम ही ईश्वर के नाम पर व्यापार करना है। चौपट राजा अंधविश्वास के कारण अपने आप को क्या कर लेता है, फांसी पर चढ़ा देता है। मारना और फांसी पर चढ़ाना तो उसे किसी और को था, पर वो क्या करता है, खुद को ही अंधविश्वास के कारण, मूर्खता के कारण खुद को ही कहाँ पर टांग लेता है, फांसी के फंदे में टांग देता है। ठीक है, फिर इसके बाद और वर्तमान में भी ऐसी स्थिति हम देख सकें, कितने लोग जो है धर्म के नाम पर अपना जो काम धंधा है वो छोड़कर जीवन की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा हम देखते हैं वर्तमान में भी। तो धर्म के नाम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये बताई गई है भारतेंदु के द्वारा। इसके बाद जो अंधेरी नगरी है उसमें भारतेंदु बताते हैं कि जो तत्कालिक जो सामाजिक मूल्य हैं उनका जो हनन है किस तरीके से हुआ है, उसका व्यंग्यात्मक शैली जो है, व्यंग्यात्मक शैली यानी कि किसी पर व्यंग्य करते हुए उस शैली में भारतेंदु जी बताते हैं। इस मामले में भारतेंदु कहते हैं, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में पाप पुण्य अच्छा बुरा सदाचार दुराचार आदि की परिभाषा बदल गई थी। यानी कि जो ब्रिटिश शासन आया था, जो अंग्रेजी शासन आया था, उसमें ये पाप पुण्य या फिर अच्छा बुरा सदाचार दुराचार ये सब कुछ बदल गया था। धोखाधड़ी ने ले लिया था, लालची हो गए थे लोग बहुत ज़्यादा, इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है हमें। ठीक है, समाज में इतनी गिरावट आ गई थी जब हमारा अंग्रेजी शासन हमारे ऊपर राज कर रहा था कि लोगों की दृष्टि थी वो कैसी हो गई थी कि वो पत्नी और वैश्य में कोई भी अंतर नहीं मानते थे। तो इतनी बुरी दृष्टि हो गई थी उनकी। ठीक है, मूर्खता और विवेकहीनता ने सामाजिक मूल्यों को बदल ही दिया था। सब और अंधेरा मचा हुआ था। शासक के नाम पर या फिर नाम मात्र के थे, यानी कि जो शासक थे उस समय नाम मात्र के ही थे। आपको पता है जैसे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है हमारे जो शासक जो राजा रहे हैं वो या तो उनके अंडर में काम करते थे अंग्रेज़ों के या फिर हट ही गए थे, तो नाम मात्र के रहे थे। सारा जो अच्छा बुरा काम तो कर्मचारी ही करते थे। ठीक है, तो इसी को लेकर बताया गया है अंधेरी नगरी में, छलियन के एका के आगे लाख कहो एक हो नहीं लागे।
भीतर होई मिलन की कारो, चाहिए बाहर सा चरकारो। तो इस तरीके से वर्णन किया गया है। वर्तमान में वही स्थिति है, मूल्य जो है, मूल्य के निरंतर बदलते हुए मूल्य जो हमें नज़र आते हैं। लोगों की करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है वर्तमान में। धोखा और धोखाधड़ी, फरेब जो है, ये करने वाले जो लोग हैं वो, उनका जो एकाधिकार है वो जमता जा रहा है बहुत ज़्यादा, और वे किसी भी स्थिति में अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। जो लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं, धोखाधड़ी के, भ्रष्टाचार के रास्ते पे, वो अपने आप को किसी भी स्थिति में बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वे मन के काले होते हैं। धोखेबाज और दुष्ट स्वभाव के जो लोग हैं, उनके जो हृदय है उसमें कोमल भाव है ही नहीं। ठीक है, नाम मात्र का भी नहीं है। शासक वर्ग और कर्मचारी बाहर से तो क्या दिखते हैं, सीधे साधे दिखते हैं, पर भले इंसान दिखते हैं, पर अगर उनके मन को झाँक कर देखा जाए तो वो भी क्या है, उनके मन में भी कालिक पुती हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें वर्णन की गई है किसमें, भारतेंदु के अंधेर नगरी में। उनका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है और अत्याचारी है। किन का आचरण अच्छा नहीं है, शासक वर्ग का आचरण अच्छा नहीं है। अब निष्कर्ष में हम क्या बताएंगे, निष्कर्ष में देखो, वास्तव में भी हमारे देश की बात की जाए तो वही स्थिति विद्यमान है जैसे अंधेर नगरी के समय रचना जब भारतेंदु ने की थी, उस टाइम पर थी, उस समय थी। शासन तंत्र में बस जो अंतर है थोड़ा बहुत आया है। शासन तंत्र में उस टाइम पर राजतंत्र था, अब लोकतंत्र हो गया है, पर उसकी जो कार्यविधि है उसमें कुछ खास अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। समानताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। व्यवस्था अभी भी भ्रष्ट है, आप सभी देख सकते हैं, व्यवस्था जो है अभी भी भ्रष्ट है, भ्रष्ट तरीकों से चलती है, भ्रष्ट लोगों के हाथों में है। सब तरफ देखा जाए तो अंधेर जो गद्दी मची हुई है, या फिर अंधेर जो गंदगी मची हुई है, ये भी कह सकते हैं, अंधेर नगरी जो है छाई हुई है भी कह सकते हैं हम। ठीक है, न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है, अयोग्य और बेईमान जो लोग हैं वो गद्दियों पर बैठे हुए हैं, उनको संभाले हुए है, समाज में मूर्खता कायम है। तो ये जो चीज़ है आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं। और इसके साथ हमारा अंधेर नगरी वाला जो कॉन्सेप्ट है तो प्रासंगिकता अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है। या फिर अगर आपसे जो है इसकी समीक्षा पूछी जाती है, समीक्षा का अर्थ भी यही होता है कि आपको बताना है कि भारतेंदु ने जो अंधेर नगरी लिखी है वो सही है या नहीं है। तो इसका मतलब यही है, वर्तमान में सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। और इसके जो हमसे पूछा जाता है मूल संवेदना, कि भारतेंदु जी अंधेर नगरी को लेकर क्या बताना चाहते हैं, ये मूल संवेदना भी इसी आंसर से कवर होती है आपकी। तो आई थिंक आप सभी को जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, उसमें आपको जो है और भी बाकी चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिलेंगे और चैप्टर कवर हो जाएगा। कुछ अगर आपने नहीं पढ़ रखा है या समझ में नहीं आता चैप्टर तो भी आपका कवर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, फिर से कहूँगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।